सायोनी घोष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो तक चली गई? सायोनी घोष को अगर कोई मिर्जाफर कहे तो वो भी गलत नहीं होगा। मेरे को या अभिषेक में से एक को चुनना होगा, वफादार या फिर भतीजा। कल्याण बनर्जी का वफादारी पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन अभी उनकी तरफ से एक बयान आया, ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ममता जी ने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो देखिए, बीजेपी में आएंगे तब तो सब स्ट्रक्चराइज हो जाएगा। नहीं तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। सौगत दा वो बोल रहे थे कि जो लोग गए हैं उनको पैसे का लालच दिया गया या डराया गया है। अभिषेक बनर्जी ने पब्लिकली मुकुल रॉय के ऊपर हाथ उठाया था। कल तक जो बातें अटकलों में थी वो अब स्पष्ट हो चुकी हैं। सायोनी घोष बीजेपी के समर्थन वाले टीएमसी के गुट के साथ जा रही हैं। ये बात स्पष्ट हो गया क्योंकि इतनी खबरों के बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो कोलकाता एयरपोर्ट पे दिखी, मास्क लगाए हुए, टोपी लगाए हुए, और मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। और इन तमाम अटकलों के बीच हो ये रहा है कि टीएमसी लगभग टूटने के कगार पर है और बहुत गिने चुने लोग ही हैं जो टीएमसी के साथ रह गए हैं। अब तो कल्याण बनर्जी तक ने, जो ममता बनर्जी के विश्वस्त माने जाते हैं, उन्होंने कह दिया कि दीदी को अपने भरोसेमंद लोगों और अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनना होगा। यानी एक लड़ाई का जो चेहरा है वो अभिषेक बनर्जी बन रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ही उनके नेताओं का जो आक्रोश है। बाकी जो आरोप है कि पैसा दिया गया या ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया, उससे तोड़ा जा रहा है। राज्यसभा के एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी की स्थिति इस समय बहुत बुरी है और स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जो ममता बनर्जी बीते चुनाव तक कांग्रेस को भाव नहीं देती थी, एकदम से उनके नेताओं को मुंह तक नहीं लगाती थी, अगर इंडिया गठबंधन की बैठक की बात होती थी तो भी वो राहुल गांधी या कांग्रेस को उस तरीके से प्रेज नहीं करती थी। उन्होंने ही पहली आपत्ति नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर जताई थी। तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी के स्वर बदले हुए हैं। वो लगातार 10 जनपद जा रही हैं। सोनिया गांधी से 2-2 बार मुलाकात हुई, तस्वीरें आई। अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिल रहे हैं और समय ले रहे हैं, और इन तमाम तस्वीरों के बीच अटकलें लगाई जा रही कि क्या ममता बनर्जी की जो टीएमसी है उसका विलय कांग्रेस में हो सकता है। और बीजेपी की तरफ लगातार बहुत सारे सांसद टूट टूट करके जा रहे हैं। जो उनके सांसद और भी दल राज्यों में हैं या विधायक, जैसे मेघालय में टीएमसी के 5 विधायक हैं, या असम में भी एक विधायक उनका जीता था। तो पार्टी की स्थिति क्या है, त्रिपुरा में जो उनके प्रयास चल रहे थे, इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोम सेन गुप्ता जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे वक्त से नॉर्थ ईस्ट को कवर करते हैं, बंगाल को कवर करते हैं और बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं, चाहे स्थानीय टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो। इनका खुद का चैनल है और आप जब इनकी बातचीत सुनेंगे तो आपको इनकी जानकारी का अंदाजा लग जाएगा। दादा कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे? मैं अच्छा हूं। मैं ये कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कि जो बात आपने चुनाव के पहले मुझसे कही थी, वो बात चुनाव के बाद मुझे अब दिखने लग गई है। आपने कहा था कि अगर टीएमसी हार गई, और जिसके ज्यादा चांसेस है, तो टीएमसी बहुत बुरी तरीके से टूटेगी और ऐसा टूटेगी कि उबर नहीं पाएगी सालों तक। अभी भी आप अपने बात पे तो कायम ही होंगे? जी, हमने तो पहले से ही ये अटकलें लगा ही रहा था। ये अटकलें नहीं है, ये एक्सपीरियंस बात करती है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो ढांचा था ना, वो ऐसे ही बना था, पावर और पैसों की वजह से बना था। और लगातार लेफ्ट फ्रंट के तरफ से, खासकर सीपीएम की तरफ से बताया जा रहा था कि कांग्रेस को रोकने के लिए 1998 में ममता बनर्जी को आरएसएस ने फंड किया और तृणमूल कांग्रेस बना। और तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र कारण था कांग्रेस को खत्म करना। और वो करते करते जब आरएसएस बीजेपी, जब उनका जो मोटो था कि कांग्रेस को बंगाल से खत्म करना, लेफ्ट को बंगाल से खत्म करना, ये दोनों जब सक्सेसफुली हो गया ममता के द्वारा, तब वो ममता को छोड़ दिया और वो अब पावर में आ गए। अब ममता की जरूरत नहीं है। अब ममता उनके ऊपर डिपेंडेंट होकर चलता था, यही आरोप लगाया जा रहा है। और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी ये कहते हैं, खासकर लेफ्टिस्ट जो है, लेफ्ट माइंडेड जो है, वो कहते थे कि ये बीजेपी आरएसएस का एक कोई चाल था जो ममता को सामने लाया, और ममता का ये जो करीब 28 साल का जो सफर रहा तृणमूल कांग्रेस के साथ, वो यहीं पे खत्म हो रहा है। लेकिन वही ममता बनर्जी जो अभी से कुछ दिन पहले तक तो कांग्रेस को बिल्कुल एंट्री देने से एकदम हिचकती थी और एकदम फुल स्टॉप लगा रखा था, बिल्कुल भाव नहीं देती थी, तो अब क्या वही ममता बनर्जी को कांग्रेस ही रेस्क्यूअर लग रही है कि हाँ यही मुझे रेस्क्यू कर सकती है? बार बार जो मुलाकात की तस्वीरें आ रही, क्या कह रही हैं? देखिए, जो अटकलें लगाया जा रहा है कि 2-3 चीजें हैं। एक तो है कि कांग्रेस के साथ अगर मर्ज कर जाता है टीएमसी, और उसके बाद अगर जो इनका जो गठन तंत्र है उस हिसाब से
ये पैसा जो है तृणमूल कांग्रेस के पास वो कांग्रेस का फंड हो जाएगा। और ये जो विधायक है, ये विधायक भी क्योंकि कांग्रेस के हिसाब से संविधान को बनाया गया है, जिस तरह से कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस तरह से संविधान बनाया गया तृणमूल कांग्रेस का। अगर तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस के साथ हो जाता है, ममता बनर्जी कांग्रेस पे लौट जाती है, तो ये जो 20, 22, 23 विधायक सांसद जो अभी छोड़कर गए हैं एनडीए में है, या फिर वो जब तक वो भी कांग्रेस के सांसद हो जाएंगे। तो इसके बाद तो 20-22 तो कांग्रेस के साथ अगर जुड़ जाती है तो इसमें वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाएगा, तो उनका जो सांसद पद है वो खारिज हो सकता है। तो ये एक सोच लेके ममता बनर्जी चल रही है, यही सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। और इसके साथ साथ जो पैसा है जो मैंने बता रहा था, करीब 1,500 करोड़ की फंड है इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के पास। उस 1,500 करोड़ का मालिक कौन होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि दो फ्रैक्शन एक साथ काम कर रहा है। एक काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में दिल्ली में पार्लियामेंट में आज तो शालिनी घोष भी ज्वाइन कर गई, फिर माला रॉय भी ज्वाइन कर गई। इसके हिसाब से उनके पास 22 सांसद हो गए। इसके साथ साथ जो सबसे चौंकाने वाली, एक तो जो तृणमूल कांग्रेस में रह के बीजेपी के विरोध करते थे वो तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी में रह के बीजेपी का विरोध करके, बीजेपी नहीं खासकर एकदम डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का विरोध करके शत्रुघ्न सिन्हा जो निकल के चली आई, और ममता बनर्जी ने उन्हें 2021 में उनको लगभग पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन दिया। आसनसोल से उनको बाई इलेक्शन में खड़ा किया जब बाबुल सुप्रियो ने वो सीट छोड़ दिया, जब बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़ दिया और वो सीट से रिजाइन कर दिया। अब शत्रुघ्न सिन्हा भी एनडीए को सपोर्ट करने के लिए इस खेमे में शामिल हो रही है। लेकिन अभी उनकी तरफ से एक बयान आया, ट्वीट आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ममता जी ने मेरी बुरे वक्त में साथ दिया तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। अभी नया एक बयान आया ताजा। देखिए, नया ये जो बयान है ना, ये बयान एक तरफ है और जो वास्तव में हो रहा है वो एक तरफ है। मैं आपको बताऊं कि ये जो बयान के बारे में बताया, अभी बंगाल का सुपरस्टार है देव, 2014 से लगातार 3 बार का सांसद है, दीपक अधिकारी। अब देव के बारे में देव कई बार कुछ चीजों को लेकर पॉलिटिक्स से बाहर जाना की कोशिश कर रहे थे। फिर अभिषेक बनर्जी ने उनसे बात किया, ममता बनर्जी ने बात किया, और वो पॉलिटिशियन कम और सोशल वर्कर ज्यादा है। तो इस हिसाब से वो जब दीपक अधिकारी भी जब उस रेजोल्यूशन में साइन किए कि उनको एनडीए को सपोर्ट करना है, दूसरे दिन उनको देखा गया कि कोलाघाट में मुख्यमंत्री के एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में पहुंच गया। तब उनसे सवाल किया गया, हमने सवाल किया कि क्या आप तो वहां पे एनडीए में शामिल हो रहे हो, फिर क्या आपकी ममता बनर्जी के साथ किस बात को लेकर दूरी बनी? तो उन्होंने बताया कि मैं जब तक जीऊंगा मैं ममता बनर्जी को रेस्पेक्ट करूंगा। अब अटकल ये लगाई जा रही थी कि देव गया क्या, दीपक अधिकारी का साइन वहां पर है, लेकिन वो ममता बनर्जी को रेस्पेक्ट कर रही है। हमने वो एक फिल्म आया था ना, कादर खान का और जॉनी लीवर का, हम तो आपके तरफ है, सिर्फ उंगली उनकी तरफ है। तो बात वही बन गई। तो अभी जो सूत्रों के हवाले से जो बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा भी इस खेमे में शामिल होने होंगे, बस कुछ ही समय का देरी है। और दूसरा जो फ्रैक्शन है वो बंगाल में है, ऋतुब्रत बनर्जी के नेतृत्व में एक फ्रैक्शन है, वो बीजेपी के अगेंस्ट में अभी ऑपोजिशन लीडर बन चुके हैं तृणमूल कांग्रेस के टिकट में, और खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। अब कल ऋतुब्रत बनर्जी का ये बयान आया कि अगर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को लेकर विलय करती है कांग्रेस के साथ तो क्या होगा। तो ऋतुब्रत बनर्जी प्रेस के सामने ये क्लेम किया, तृणमूल कांग्रेस तो कहीं नहीं जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस का अब मालिकाना अगर बताए तो वो ऋतुब्रत बनर्जी के पास है। काकोली घोष दस्तीदार का उनका जो खेमे का जो स्टैंड है वो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, प्रो बीजेपी हो गया। यहाँ पर ऑपोजिशन में ऋतुब्रत फ्रैक्शन है, और ममता बनर्जी यहाँ पे कांग्रेस के साथ। और दोनों की खास बात है कि दोनों ममता के खिलाफ चले गए हैं, दिख जाए जैसे भी ममता के। जी। तो ये सारे फ्रैक्शंस जो है, इसको अगर एक जगह पे लाने की कोशिश करे तो ये एक जगह पे अभी नहीं आ सकता है। अभी ऋतुब्रत बनर्जी जो कर रहा है, कुछ सूत्रों से हमें ये खबर मिल रही है कि इनके साथ शुभेंदु अधिकारी का डायरेक्ट कांटेक्ट है, शुभेंदु अधिकारी के हिसाब से वो चल रहा है। और कल एक मीटिंग की बात कही गई थी, जब दिल्ली जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी, तो एयरपोर्ट के पास में एक होटल में उन्होंने ऋतुब्रत बनर्जी के साथ मुलाकात किया। हालांकि
ऋतुव्रत बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी दोनों ही मना कर दिए कि नहीं, ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुआ। लेकिन उस होटल से मुख्यमंत्री और ऋतुव्रत बनर्जी को एक ही समय में कुछ ही मिनटों में वहां से बाहर निकलते हुए देखा गया। तो ये एक फ्रैक्शन है। और दूसरी तरफ है जो पार्टी के अंदर से ही कुछ ने जो अभी तक ममता के साथ है, लेकिन उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और उनमें सबसे बड़ा नाम है फिरहाद हकीम का। क्योंकि फिरहाद हकीम एक ऐसा नाम है जो ममता के शुरुआत के दिनों से ममता के साथ है। मैंने उस दिन आपको जब बात कर रहे थे तो फिरहाद हकीम ममता के करीबी, मतलब ममता के साया अगर आप कहे तो वो भी कम कम बोला जाएगा। फिरहाद हकीम को ममता ने 2019 में कोलकाता का मेयर भी बनाया। उनके पास मेयर भी था, पश्चिम बंगाल का अर्बन डेवलपमेंट और म्युनिसिपल अफेयर्स दोनों डिपार्टमेंट का मिनिस्टर भी वो थे। अभिषेक बैनर्जी फिरहाद हकीम के खिलाफ थे। एक दिन अचानक से 2022 में उन्होंने कैंपेन चलाया कि फिरहाद हकीम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वन मैन वन पोस्ट का नारा लगा के सोशल मीडिया में कैंपेन शुरू हुआ। और दोपहर तक फिरहाद हकीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि ममता बनर्जी के पास से उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये साफ साफ दर्शाया कि फिरहाद हकीम और अभिषेक के बीच में सब कुछ सही नहीं है। मतलब ये जो है, आप जो कह रहे हैं कि लड़ाई पहले ही अंदर खाने चल रही थी, बस ये था कि पावर था तो उस पावर ने लड़ाई को सामने आने से रोक रखा था। तो अब जो बताया जा रहा है कि ये जो एक फ्रैक्शन जो निकल के अभी ऑपोजिशन में चला गया, इसके पीछे फिरहाद हकीम का माइंड हो सकता है। और माइंड नहीं, उन्हीं को मास्टरमाइंड भी कुछ लोग कह रहे हैं। ये एक है। और अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में चली जाती है तो ये जो तृणमूल है, क्योंकि ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के पास लगभग 33 मुस्लिम विधायक है। अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में जाती है तो कांग्रेस के साथ, तो ये जो विधायक है, ये विधायक मैक्सिमम फिरहाद हकीम को छोड़ के बाकी 32 विधायक अभी इस वक्त ऋतुव्रत बनर्जी के साथ है। तो अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में जाती है और कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, वो भी बताए कि हमारा दरवाजा भी खुला है, खिड़की भी खुला है, कोई भी आ सकता है कांग्रेस में। तो कांग्रेस का लाभ होगा। सोनिया गांधी इस हिसाब से देख रही है कि अगर यहाँ से 30, 32, 33 अगर एमएलए चला जाए कांग्रेस में, और कांग्रेस का 2 एमएलए है, तो सारे मुस्लिम एमएलए ही होंगे, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी बन सकता है। ऐसी स्थिति में ऋतुव्रत बनर्जी अपना फ्रैक्शन को लेकर बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से सोनिया गांधी भी ये देख रही है कि अगर ममता बनर्जी आए तो कांग्रेस यहाँ पे फिर से एस्टैब्लिश हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस तो एकदम जीरो हो गया था। वहां से बाई इलेक्शन में एक जीता तो वो तृणमूल में चला गया, बायरन विश्वास, और फिर अभी इस बार मुर्शिदाबाद से दो एमएलए कांग्रेस को, वो सब एमएलए जीता। लेकिन दादा सबसे ज्यादा देश जो है ना, बाकी जो चीजों को जानना चाहता है तो जानना चाहता है, सबसे ज्यादा ये जानना चाहता है सायोनी घोष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो तक चली गई। और इसलिए जानना चाहता है क्योंकि जब वो हमारे इंटरव्यू में बात कर रही थी, अगर वो देखें तो कल से वो इंटरव्यू पूरे इंटरनेट पे वापस से वायरल हो रहा है, और फिर वापस से सब लोग उस क्लिप को डाल रहे हैं कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी हो जाऊंगी। और दूसरी बात, उसमें जो उन्होंने गंभीर बात कही कि भाई बंगाल जो है इसमें मीर जाफर बहुत हुए हैं, और जो ममता बनर्जी जिसको जितना देती हैं उतना ही वो गद्दारी करता है। तो सायोनी घोष की क्या मजबूरी है? क्योंकि सायोनी घोष तो एक तरीके से पोस्टर गर्ल बन गई थी टीएमसी के पूरे कैंपेन की। देखिए, अगर सायोनी घोष को अगर कोई मीर जाफर कहे तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मीर जाफर थे सिराजुद्दौला के सेनापति थे, और जो ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया था, सिराजुद्दौला का वो हार गए थे। तो उसके बाद से बंगाल में जब ममता बनर्जी को छोड़कर शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी में शामिल हुए, तो उन्हें मीर जाफर कहना शुरू हो गया। उससे पहले मुकुल रॉय को मीर जाफर कहा जाता था। अब ये तो जो सायोनी घोष, ये तो लगभग सेनापति ही थी तृणमूल कांग्रेस का, क्योंकि वो युवा तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। तो ऐसी स्थिति में, और सायोनी घोष इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये लेफ्टिस्ट थी। अभी पता नहीं अभी उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि अभी तो वो कंप्लीटली राइट विंग में जा रही है। वाम से राम हो जाएंगी। वाम से राम हो जाएंगी। तो वो कुछ ऐसा कुछ उनका सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट आया और उसको लेकर अटैक करना शुरू किया, क्योंकि वो लेफ्ट माइंडेड थी, तो उनके पास पूजा पाठ ये सब का कोई मायने नहीं रखता, महत्व नहीं रखता था। तो उन्होंने एक शिवलिंग के ऊपर कुछ
टिप्पणी कर दी, उनका एक सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया, इसके बाद उनके ऊपर लगातार मुकदमे होना शुरू कर दिया, एफआईआर होना शुरू कर दिया, जो बीजेपी है ये या फिर हिंदुत्ववादी जो संगठन है। ममता बनर्जी उनके पास खड़ी हुई और तुरंत उस समय अभिषेक बैनर्जी पार्टी के युवा प्रेसिडेंट हुआ करते थे और युवा विंग का प्रेसिडेंट शालिनी घोष को बना दिया गया। दो बातें हैं कि अभिषेक बनर्जी ये देखा कि शालिनी घोष उनका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि शी इज नॉट पॉलिटिकल पर्सन, उनका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाओ यहाँ पे जो हमारी बात सुने और उस पोस्ट पे रहना ना रहना, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जहां पर है, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने हुए, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, तो उस हिसाब से इस पोस्ट का कोई महत्व नहीं था। शालिनी घोष को 2021 में इन्होंने चुनाव लड़ाया अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ आसनसोल साउथ से, वहां पर वो हार गई, लेकिन शालिनी घोष पार्टी में जुड़ी रही, क्योंकि उनको पोस्ट दिया गया था, हारने के बाद ही पोस्ट दिया गया था, और फिर वो पार्टी में जुड़ी रही। 2024 में वो जीती। अब जब वो चड्ढा से चड्डी बन ही गई, क्योंकि उस रास्ते में आपका इंटरव्यू मैं भी देख रहा था कल, और वो जरूर वो वायरल हुआ होगा, तो अब तो शालिनी घोष पर भी सवाल ये उठ रहा है कि किस लालच में वो गई, क्योंकि इनके पास जो अभी बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं भी इस पर काफी चर्चा कर रहा हूँ, फोकस हो न्यूज कर रहा हूँ, सांसदों से बात कर रहा हूँ, अभी तक यहाँ पर पैसों की कोई बात नहीं है। जैसे आरोप लगाया जाता है ना, चलो वहां पे खरीद लिया, ये खरीद फरोख्त की बात अभी ना टीएमसी की तरफ से भी अभिषेक अभी तक नहीं लगाया गया, और सांसदों की तरफ से भी किसी भी सूत्रों से ये नहीं आया कि चलो बीजेपी ने एनडीए में ये खरीद लिया, 20-22 एमपी खरीद लिया, ये बात तो नहीं है। तब अब जो ये लोग गए तो ये अपने ममता बनर्जी से हटे, पार्टी से हटकर ये सिद्धांत लिया गया। अगर ये नीति से हटती है तो शालिनी घोष पर भी ये सवाल उठ रहा है कि वो तो कभी किसी नीति में फिक्स थी ही नहीं, पहले लेफ्ट थी, फिर टीएमसी, अब एनडीए में शामिल हो गई। बट सौगत राय का मैं इंटरव्यू देख रहा था, सौगत दा वो बोल रहे थे कि जो लोग गए हैं उनको पैसे का लालच दिया गया या डराया गया है। ये बात है, मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब मुकुल रॉय यहाँ से निकल के गए थे, मैं आपको बताऊं, जब मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर गए थे, जब 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस बना, उससे पहले एक महीने तक ममता बनर्जी के सबसे कॉन्फिडेंशियल पर्सन जो थे, सबसे कॉन्फिडेंस में रहने वाले, वो थे मुकुल रॉय। 1998 में एक महीने पहले से, तृणमूल बनने के एक महीने पहले से, सेंट्रल गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस निजाम पैलेस में एक रूम बुक करके वो वहां पे रुके हुए थे, और वहां से तृणमूल पार्टी बनाने की तैयारी चल रही है। और तृणमूल कांग्रेस का जो पार्टी बना वो मुकुल रॉय के हाथ से बना। हम आपको बताएं कि यहाँ पर मुकुल रॉय के बस बगल वाले घर पे आनंद बाजार पत्रिका के उस समय के जो एडिटर हुआ करते थे, सुमन चैटर्जी उस समय मुकुल रॉय को फॉलो करने के लिए उसी गेस्ट हाउस में किसी मिनिस्टर से, क्योंकि उस समय सेंट्रल में भी उथल पुथल चल रही थी, तो किसी सेंट्रल के किसी नेता से बुलवा के, किसी मिनिस्टर से, एमपी से, उन्होंने एकदम मुकुल रॉय के बगल वाले घर में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। लेकिन एक महीने में, जब तक ममता बनर्जी आकर प्रेस के सामने अनाउंस नहीं की कि हमने तृणमूल कांग्रेस बनाया, तब तक एक इंफॉर्मेशन मुकुल रॉय के पास से नहीं निकला। वो इतना वफादार थे। लेकिन जब मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस छोड़ा तो उनके खिलाफ यही आरोप लगा कि उनको डराया गया, वो क्योंकि शारदा चिट फंड में या फिर नारोदा जो स्कैम, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उस पर भी इनका नाम आ रहा था, मुकुल रॉय का नाम आ रहा था। हालांकि मुकुल रॉय को एक ही नोटिस मिला था ईडी का शारदा चिट फंड स्कैम में, और उसमें वो गए थे, हाजिरा लगाने के लिए गए थे। लेकिन उसके बाद मुकुल रॉय के खिलाफ भी ये आरोप लगा कि डराया गया, पैसा दिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, तृणमूल कांग्रेस के जो नेता 21 जुलाई का जो सबसे बड़ा मीटिंग होता है ममता बनर्जी का, कोलकाता के धर्मतला में, उस मीटिंग में जो लोग मंच पे बैठते हैं, वो सारे नेता जानते हैं कि मुकुल रॉय क्यों गए हैं। ये तो प्रेस को देने के लिए स्टेटमेंट है, जैसे आप स्वागत राय ने बताया ना। मुकुल रॉय को उस मीटिंग में, मैं वो साल नहीं बता रहा हूँ, शायद 2016 या 17 होगा, जो जिस समय मुकुल रॉय ने
पार्टी छोड़ा, उस दिन 21 जुलाई के मंच से उतरने के बाद अभिषेक बैनर्जी ने पब्लिकली मुकुल रॉय के ऊपर हाथ उठाया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जो नेता वहां पर थे ये उनका बहुत कहना बड़ा है। दावा आप कर रहे हैं, मतलब आप। जी, ये दावा नहीं, ये जो नेता वहां पर थे, लेकिन ये बात कभी किसी ने नहीं सामने लाया क्योंकि सबको पार्टी में रहना है। और अभिषेक बैनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन आफ्टर ममता बैनर्जी। आफ्टर ममता बैनर्जी क्या, ममता बैनर्जी रहते हुए ही अभिषेक बैनर्जी इतना पावरफुल बन गया था। और इसीलिए मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ा। नहीं तो मुकुल रॉय जैसा आदमी वो कभी, मुकुल रॉय जब पार्टी में लौटे बाद में, ममता बनर्जी उनको उनको लेकर आई पार्टी में फिर से, लेकिन वो स्टेटस उनको नहीं मिला और मुकुल रॉय का वो सम्मान भी अभिषेक ने कभी नहीं दिया। अब जब मुकुल रॉय का डेथ हो गया तब ममता बनर्जी नहीं गई, अभिषेक तो थे लेकिन ममता बनर्जी नहीं गई। लेकिन मुकुल रॉय को वो स्टेटस, वो सम्मान भी नहीं दिया गया और उनका बेटा जो पहले बीजेपी में चला गया था वो भी मुकुल रॉय के साथ आ गया, लेकिन उनको भी इस बार टिकट नहीं दिया गया। बीजपुर से वो पहले एमएलए हुआ करते थे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है, ये पैसों की जो बात है ना, मैं आपको और दावे अब के एक साथ बात कहता बताइए, हूँ। मैं कॉन्टेक्स्ट आपका समझ रहा हूँ, आपका ये कहना है या आरोप बता रहे हैं, जो भी दावा है कि अभिषेक बनर्जी से उस समय झगड़ा हुआ था। अब भी जितने नेता बयान दे रहे हैं वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। आप जो मोस्ट लॉयलिस्ट और खास करके वकील माने ऐसे समझे देश की ममता बनर्जी के कपिल सिब्बल, कल्याण बनर्जी, वो भी आज प्रेस को स्टेटमेंट दे रहे हैं लगातार और वो कह रहे हैं कि मेरे को या अभिषेक में से एक को चुनना होगा, वफादार या फिर भतीजा। ये क्या कहानी है? देखिए, अब कल्याण बैनर्जी का वफादारी पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मैं आपको बताऊं, अब कल्याण बैनर्जी बहुत ही पॉश एरिया में रहते थे, कोलकाता के हाजरा रोड में, ममता के घर के पास भी है। कल्याण बैनर्जी ममता बनर्जी के ममता बनर्जी को अपनी वफादारी साबित करने के लिए ममता बनर्जी के सामने वाला घर खरीद लिया और वहां पे रहते हैं। आपने देखा ममता बनर्जी जहां पर रहती है वो बहुत खास एरिया नहीं है, वो बहुत डाउनटाउन एरिया है। एक वकील जो करोड़ों में जिनका कमाई है वो वहां पे उस जगह पे क्यों जाकर रहे? और इतना छोटा सा घर है उनका, वो सिर्फ अपना वफादारी प्रूफ करने के लिए ममता बनर्जी के घर के सामने वाले घर पे रहते हैं। ममता बनर्जी के सामने सामने वाले घर पे उनका छोटा भाई रहता है और उसके बगल वाले घर में कल्याण बनर्जी रहते हैं। ममता का इतना वफादार है, लेकिन कल रात को 1:45 बजे उनको बताया जा रहा है, रात 1:45 बजे बताया जा रहा है आप मेरे केस से हट जाओ। जबकि ये केस कल्याण बनर्जी ने ही शुरू किया था सीआईडी के अगेंस्ट में, अभिषेक को प्रोटेक्शन देने के लिए। अब कोर्ट ने क्या हुआ, अब कल्याण बनर्जी उस केस से हट गए। उन्होंने बता दिया, खुल्लम खुल्ला बता दिया कि अभी ममता बनर्जी को ये तय करना है कि भतीजा को रखना है या वफादार को रखना है। और अभी जो ये आया कि शाम को 6 बजे तक अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी के सामने पेश होना ही है। तो ममता बनर्जी और कल्याण बनर्जी, चाहे वो नंदीग्राम हो, सिंगूर हो, जहां जहां ममता बनर्जी का या फिर पंचायत इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ाई हो, कोई भी पॉलिटिकल केस हो, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कल्याण बनर्जी हर समय ममता के साथ रही और इसीलिए ममता को लीगल एडवाइस करते हैं। जब ये पार्टी का जब रिजल्ट आया, इलेक्शन रिजल्ट आया, उसके बाद एक इंटरव्यू में कल्याण बनर्जी भी ये दावा किए थे कि आईपैक के लिए कारण पार्टी का हार हुआ, क्योंकि आईपैक जिस मोड में चल रहा था वो मोड ठीक नहीं था। अब आईपैक पे सवाल उठाना मतलब अभिषेक बैनर्जी पर सवाल उठाना। रात को कल 1:45 बजे एक टेक्स्ट मैसेज करके बता रहा है कि कल आपको पेश नहीं होना है। तो पार्टी का सीनियर लीडर है, अगर एज में भी सीनियर है, उन्होंने अभिषेक बैनर्जी को जन्म होते देखा है, ऐसी स्थिति में कोई कैसे रह सकता है? अब कल्याण बैनर्जी क्या करेंगे, पार्टी छोड़ देंगे या फिर वो भी एनडीए में चले जाएंगे? क्योंकि एनडीए में जो महिला सांसद ममता बनर्जी की गई है, मैं परसों 2-3 दिन पहले माला रॉय के साथ बात कर रही थी, क्योंकि माला रॉय तो बाद में ज्वाइन की। माला रॉय भी कह रही थी कि कल्याण बैनर्जी का जो स्टेटमेंट्स है, उनका जो मतलब आचरण है महिलाओं के प्रति, वो बहुत खराब है। और ये जो महिलाएं जितने भी गए हैं वो उनका एक एक कारण ये भी था कि कल्याण बैनर्जी को ममता बनर्जी प्रायोरिटी दे रही है और वो महिलाओं के साथ, महिला सांसदों के साथ बदतमीजी कर रहा है। और काकोड़ी गोजदोस्तीदार ने तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्पीकर के पास लिखित रूप में उन्होंने आरोप लगाया है। तो ऐसी स्थिति में कल्याण बैनर्जी का ये जो स्टेटमेंट अभिषेक बैनर्जी का और ममता बनर्जी को चुनौती देना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। नहीं तो देखिए, बीजेपी में आएंगे तब तो सब स्ट्रक्चराइज हो जाएगा। नहीं तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। बीजेपी में तो चू कित 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 कित
चू कहां धरेंगे, कित कहां धरेंगे, वो तो यहाँ फिक्स है ना। एकदम। बट एक बात बताओ, अब दूसरी बात, ये तो टीएमसी में टूट की कहानी, लेकिन बीजेपी के लोग इसे कैसे देख रहे हैं? भाई, जिन लोगों के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, आपके वर्कर्स उसमें मारे गए, आपके वर्कर्स पिटते रहे, अब वही लोग आपकी पार्टी में वापस आ जा रहे हैं। तो इसमें जो नैतिकता है, या फिर जिसकी बात करती थी बीजेपी कभी, खैर अब अच्छी बात है कि अब नहीं करती है, चाल चलित्र चेहरे की, वो तो रहा नहीं, वो तो बचा नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये जो सांसदों का जाना हो रहा था, जो प्लान बन रहा था, उस समय तक स्टेट के कोई भी लीडर्स इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं थे। ये मैं कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं कि कोई भी स्टेट लीडर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थे। और बीजेपी के जो डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसी मेकर्स है, जो जानते हैं कि एनडीए को कैसे स्ट्रांग करना है, वो इनमें इन्वॉल्व थे। उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं। जैसे ही यहाँ पर बगावत शुरू हुआ, स्पीकर के पास चिट्ठी लिखकर एनडीए में शामिल होने की बात कही गई, उस समय शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए इनके साथ मीटिंग के लिए। शुभेंदु अधिकारी, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है, शुभेंदु अधिकारी का वो पहला मीटिंग था या पहला कोई कन्वर्सेशन हो रहा था इस टीएमसी रेबल्स से। इससे पहले किसी का नहीं था। अब इसके बाद जो स्थिति, जो सबसे ज्यादा वोकल थे कि बीजेपी को टीएमसीएलाइज नहीं कर सकते हैं, कि तृणमूल वाले को नहीं ले सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट जो कह रहे थे, उनका भी तबीयत खराब है, वो अस्पताल में है। शमीक भट्टाचार्य जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो स्वस्थ हो जाए, अब वो आएंगे तो फिर देखा जाएगा कि उनके तरफ से क्या स्टेटमेंट निकलता है, क्योंकि अभी तक ये लोग बीजेपी में शामिल नहीं हुए। सही समय देख करके खराब होती। खैर, वो स्वस्थ हो, हमारी ये शुभकामना। उनका पहले से शेड्यूल था कोई ऑपरेशन। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ दादा कि भाई, जैसे होते थे कि आरोपी ये लगता था कि लेफ्ट वाले गुंडाई करते थे, तो लेफ्ट वाले टीएमसी में आ गए, फिर आरोप लगा टीएमसी वाले गुंडाई करते हैं, अब टीएमसी वाले बीजेपी में आ गए हैं। मतलब आप जो कह रहे थे कि भाई ये यहाँ का कल्चर है, तब मैंने कहा था कि नहीं दादा, कल्चर तो मत बोलो कि इस तरीके से है, लेकिन वो कल्चर क्या यथावत बना चला आ रहा है। और दूसरी बात ये कि जैसे सायोनी घोष है, तो बीजेपी का पूरा कैंपेन ही उनके काबा मदीना वाले गाने के अगेंस्ट में था। अब वही सायोनी घोष बीजेपी में जाएंगी। बेचारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ रहे थे, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे मोर्चा खोले हुए थे, जो तमाम इन्फ्लुएंसर रहे या तमाम जो उनके समर्थक हैं या बहुत सारे जो लोग हैं जो प्रभाव रखते हैं सोशल मीडिया पे, तो सायोनी घोष के उस गीत के अगेंस्ट में ही पूरा बिल्डअप कर रहे थे। प्रधान कोई नेता जा रहा था, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, तो वो भी उन्हीं के अगेंस्ट में उन्होंने बयान दिया कि काबा नहीं बनने देंगे। अब वो काबा और मदीना लेकर के अपना जो भी उनका गीत है, उसको लेकर के वो जा रही हैं बीजेपी में। तो इसको कैसे देख रहे हैं बीजेपी के समर्थक? देखिए, बंगाल में, पूरे देश में ही ऐसा होता है। हमने तो इसको भी देखा कि एनसीपी भी शामिल हो गया एनडीए में, और उसके नेशनल करप्ट पार्टी जिसको कहा जाता था, वो भी एनडीए में शामिल हो गया। बंगाल में मैं आपको बताऊं, ये गाने की बात कह रहे हैं ना, तो बंगाल में 2021 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में और फिर 21 में भी खूब बजा वो गाना। बाबुल सुप्रियो ने खुद से लिखकर वो गाना बनाया, ए तृणमूल आर नॉय, मतलब इस तृणमूल को और नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये गाना इतना फेमस हुआ, और 2021 में बाबुल सुप्रियो हार गए। 2021 में बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ा। 2021 में ही वो आकर टीएमसी ज्वाइन किया। अब वही गाना उनके खिलाफ बजाया जा रहा है बीजेपी में। तो ये गाना बजाने का और ये पार्टी चेंज करने का, कब एक ही साल में गाना बजा, एक ही साल में वो हारे, उसी साल में पार्टी छोड़ा, उसी साल में टीएमसी में ज्वाइन किया। और उसके बाद से वो कभी मेरे साथ पॉडकास्ट पे बात हो रही थी, तो वो बोला कि बुमेरांग होके ये मेरे तरफ ही आ रहा है कि मैंने ही गाना गाया। अभी बाबुल सुप्रियो टीएमसी में है या गए उधर? नहीं, बाबुल सुप्रियो अभी तो कल वो फॉरेन से लौटे हैं। अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया कि वो एनडीए में जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी तक तो है। देखिए, अब तृणमूल कांग्रेस कब तक रहे, सब कुछ इस पर निर्भर कर रहा है। जो कल जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि ममता बनर्जी को ऑफर किया गया, ममता बनर्जी को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी ऑफर किया गया। ममता बनर्जी ने बोली कि अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी बनाना है कांग्रेस का। फिर अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के लिए राज्यसभा का सीट मांगा। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने बताया कि राज्यसभा का लीडर बनाना है ममता बनर्जी को। ये सारी जो सूत्रों के हवाले से खबर है, ये सारी चीज एक जगह पे अटका हुआ है। क्या तृणमूल कांग्रेस में मर्ज करती है या नहीं? कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, पीसीसी प्रेसिडेंट, वो
मैंने आपको पहले ही कहा कि दरवाजा और खिड़की भी खोल के रखा है कि आप आ जाओ यहाँ पर। बट खैर ये और पीसीसी प्रेसिडेंट के लेवल का मामला नहीं है, तो दिल्ली से तय होगा कि वो जो होना है मर्जर ये तो होगा या राहुल नहीं। गांधी तय करेंगे, राहुल गांधी तय करेंगे। और वो उनका यही है कि अगर टीएमसी का मर्जर हो जाता है, ये मुस्लिम जो एमएलएज है वो 30-35 एमएलएज अगर एक जगह पे हो जाता है तो ऑपोजिशन और ऑपोजिशन पार्टी ममता ये बन बनर्जी के जाएगी। साथ तो मुश्किल ये है कि जो उनके साथ हैं भी वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। दाग दहलवी का एक शेर है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, सांप छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तो जो सामने आकर के चले गए वो तो ठीक है, जो साथ में वो सामने आकर के भी डिफेंड नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए, एक समस्या क्या सांसदों या विधायकों के साथ ये भी हो गई है कि इनका बंगाल में चलना निकलना मुश्किल हो गया है। लगातार तस्वीरें आ रही, कहीं अंडा चल रहा है, कहीं पत्थर चल रहा है, कहीं चोर कहा जा रहा है। एकदम एकदम सही है। शौगत राय की बात कर रहे थे, तो शौगत राय को मैं 2 हफ्ते पहले मैं एक इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर रहा था, जिस दिन अभिषेक के ऊपर अटैक हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें घर से हम नहीं निकलेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, जबकि मेरा स्टूडियो और उनके घर मतलब 5-7 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो वो नहीं निकले। फिर बाद में हमें जब हम मिलने का मौका मिला, जब तो हमने पूरा सेटअप लेके उनके घर पे गए, इंटरव्यू किए, तो उस समय पता चला कि घर से निकलने में डर रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही सौगत रॉय के ऊपर अंडा फेंका गया था दमदम में। तो ये लोग घर से निकलने में अभी डर रहे हैं, कहीं पे निकले तो वो अंडा फेंका जा रहा है। हालांकि अंडा का भी दाम यहाँ पे बंगाल में काफी है, और जो डिमांड है और प्रोडक्शन है उस पर भी काफी अंतर है। तो अंडा ना फेंके, बीजेपी के नेता भी अभी बता रहे हैं कि नहीं, अंडा मत फेंको, जूता चप्पल पुराने रखे हुए हैं वो फेंको। लेकिन ये तो मजाक की बात है, लेकिन बट ये ऐसा होना बीजेपी नहीं के चाहिए, कार्यकर्ता ऐसा इस होना तरीके नहीं, से कर ऐसा रहे होना हैं। नहीं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं देखिए, वो बीजेपी के, मैं आपको बताऊं, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर कर रहे हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पार्टी के पास जा रहा है कि कोई कार्यकर्ता किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, किसी के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, कहीं पे न्यूसेंस फैलाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ पार्टी एक्शन ले रही है। अभी लास्ट सैटरडे को ही दमदम इलाके में, उत्तर दमदम विधानसभा के इलाके में 3 लोगों को पार्टी ने सस्पेंड किया। अब मुझे पता है कई जगहों पर जो टीएमसी कर रहे थे, टीएमसी के जो एकदम जो रैली के जो पीछे चलते थे, जिनको कोई फैसिलिटीज पार्टी से नहीं मिला, अगर कोई पैसा लिया भी तो उनको पास पैसा वो बेनिफिशियरी नहीं बना, ये लोग अभी बीजेपी बन रहे हैं। और कौन कितना जल्दी से बीजेपी बन सकता है, इसका एक होड़ लगा हुआ है टीएमसी वालों में। और तो ज्यादा प्याज बीजेपी का खाएंगे। जो, हाँ, तो इस बात को लेकर बीजेपी का संगठन ही नहीं है। बीजेपी यहाँ से कहाँ से लोग लाएंगे? सब तृणमूल वाले ही जाएंगे बीजेपी में। अभी ऑफिशियली ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, अनऑफिशियली वो मारपीट करके वो लोग वो दिखा रहे सारे हैं कि जो हम गली बीजेपी। के दफ्तर हुआ करते थे वो भगवा रंग में पेंट हो जाएंगे और वो बीजेपी के हो जाएंगे। हाँ, वो हो भी गया, वो हो भी गया, हो वो गया। हो भी गया। जी चलिए, जी, अभी थैंक यू फॉर नवान्नो भी भगवा पेंट हो जाएगा, स्टेट सेक्रेटरीट नवान्नो का जो ऑडिटोरियम है वो तो होना शुरू हो गया। और जो आपके डिवाइडर और ये सब जो पुल उल ये सब, मैं तो देख के आया कि इवन जो पाइपलाइन बिछी हुई गांव की, वो पाइप्स तक जो है सफेद नीला है। पुल के कलर, तमाम भवन के कलर, तमाम जो है इवन मैंने जो छोटी माइक्रो इंडस्ट्रीज चलती फैक्ट्रियां, वो भी उस तरीके से कलर में रखते थे। तो क्या वो सब बदल रहे हैं धीरे धीरे? बदलेगा अगर बीजेपी उस ऐसा पॉलिसी लेता है कि नहीं, वो रंग को हटाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक स्कैम था। हालांकि इस पर काफी चर्चा कुछ नहीं हुआ। सीपीएम की तरफ से पहली बार 2011 में 11, 12, 13 में उठाया गया था इस मुद्दे को, क्योंकि ये जो रंग आ रहा था, ये अभिषेक हार्डवेयर, जो अभिषेक बैनर्जी के फैमिली बिजनेस है, उस दुकान से आ रहा था। उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था ये कलर का। फिर बाद में ये इशू फेड आउट हो गया। इतने तय बाद में हैं ये इस issue fade राजनीति out हो गया। में और इतनी सारी जानकारियां हैं और निकल कर आ रही हैं। और यही होती है सत्ता की ताकत। जब तक ताकत रहती है तो सब कोई आपके साथ रहते हैं, और जैसे ही ताकत छिनती है तो आपके आसपास या आपके जो विरोधी हैं वो सबसे पहले सामने आते हैं। बाहर वाला विरोधी तो बाद में लड़ता है। सामने से जो लोग लड़ रहे होते हैं उनसे तो आप पहचान कर सकते हैं। जो आपके अंदर खाने आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो जो शांत हैं, आपके ताकत के दम पे, आपके रुतबे के दम पे, जब मौका मिलता है तो वो भी स्कोर सेटल करते हैं। ये राजनीति बताती है। और ये राजनीति ये भी बताती है कि आप किसी पर कम से कम राजनेता है तो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि कब वो कौन सी पार्टी में चला जाएगा। सब नेता, एक फिल्म है और उसमें एक डायलॉग है कि वो आपकी बड़ी चिंता कर रहे थे तो बोले नेता को सिर्फ कुर्सी की चिंता होती है और किसी की चिंता नहीं होती। ये बात सत्य है, क्योंकि ना कोई विचारधारा होती है, ना कोई आइडियोलॉजी होती है, ना कोई लॉयल्टी होती है। सिर्फ और सिर्फ पावर गेम होता है, अपनी कुर्सी बचा लेने का पावर गेम होता है। और
अपने नंबर को और सिक्योर करने का गेम होता है। जो नेता टीएमसी के खिलाफ बोल रहे थे, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ बोल रहे थे, वही लोग अब टीएमसी के नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। जो टीएमसी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी, वही लोग बीजेपी में जा रहे हैं। तो जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। और बीजेपी तो इस समय आप समझिए कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सिर्फ झारखंड को छोड़ दिया जाए तो अब उनकी सभी राज्यों में सरकार है। और सभी नेताओं के जिनका भी थोड़ा बहुत गड़बड़ रहता है तो सबको शेल्टर चाहिए। और एक तरीके से वॉशिंग मशीन है बीजेपी कि कोई भी आ जाए सब पवित्र हो जाएंगे। उस तरीके का मोटो भी है, उस तरीके का स्लोगन नहीं दिया है, लेकिन ये तो स्पष्ट दिखता है। और बाकी जो नेता हैं जो आइडियोलॉजी, विचारधारा और तमाम तरीके की बातें करते हैं तो इनको सुन करके बड़ी हंसी आती है, क्योंकि 2 महीने पहले तक जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा था और जो ये कह रहे थे कि हम तो सबसे बड़े आलमबरदार और झंडा बरदार हैं अपनी विचारधारा के, अपनी लीडर के, ममता बनर्जी के साथ हैं, जो दूसरों को मीर जाफर बता रहे थे, वो भी आज उस कैटेगरी में आके खड़े हो गए। थैंक यू दादा, आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। मुझे लगता है कि मैंने जो बातें बोली कुछ गड़बड़ तो नहीं बोली। नहीं, आप एकदम बहुत बहुत सही कर रहे हैं और आपका मैं फॉलो करता हूँ। आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत सही है और इन्फॉर्मेशन भी बहुत सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप ऐसे ही बताते रहिए बीच बीच में, क्योंकि आप तक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है, बंगाल में हम लोग पर सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन आती है। तो दादा का खुद का चैनल, दादा क्या B1 ना? B1 जी। तो अगर आप बंगाली में पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, आप बंगाल के हैं, तो दादा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप अब बातचीत में समझ में आ गया होगा कि इनके पास कंटेंट बहुत है। और हम लोग कभी एक ही संस्थान में एक साथ काम करते थे, तो हमारा पुराना परिचय है। हम लोग बंगाल में वापस से मिले, आपके लिए खबरें लाते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपके कैमरे के पीछे हमारे साथी सुधांशु केशरवानी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।